आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर बुढ़ापे में पाई जाती है। हमारे माशरे में इस मर्ज़ को सिर्फ ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है कि ये सिर्फ बुढ़ापे में होने वाले एक पट्ठों की कमज़ोरी है। इस मर्ज़ में मरीज़ के हाथ, पाँव और टांगें कांपती हैं, पट्ठों में अकड़ाव हो जाता है, पोस्चर ख़राब हो जाता है, मरीज़ आगे की तरफ झुक जाता है। जब चलता है तो छोटे छोटे कदम लेकर चलता है और तेज़ी से चलता है। इसके अलावा उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती हैं। कोई भी काम करता है तो आहिस्ता आहिस्ता करता है। इसके अलावा जब वो चलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो गिर जाएगा। इस मर्ज़ को हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। हमारे ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इस मर्ज़ में होता यह है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डोपामीन सीक्रेट नहीं होता और मरीज़ की मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती हैं। अगर हम इस मर्ज़ के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो सबसे मेजर कॉज एजिंग है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इस मर्ज़ के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, उम्र के बढ़ने के साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जेनेटिक कॉज हो सकता है, यानी अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को पार्किंसन डिजीज़ था तो आप में भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्सपोजर किसी केमिकल्स के साथ है, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड हैं, जिनमें एक केमिकल यूज़ होता है जिसे एमपीटीपी कहा जाता है, मिथाइल फिनाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन, जो कि डोपामिन को डैमेज करता है और पार्किंसन की वजह बनता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी पार्किंसन काज कर सकती हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन जो है हमारी मेंटल इलनेस से रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, या कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स भी, जिनमें रिजरपाइन मोस्ट कॉमन है, जो कि पार्किंसन की वजह बनती है। इसके अलावा रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रेस जो है वो भी पार्किंसन की एक मेजर कॉज है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डोपामिन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से पार्किंसन हो सकता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इनमें मोस्ट कॉमन जो है ट्रेमर्स आते हैं। पेशेंट में हाथ, बाजू और टांगों में ट्रेमर्स आते हैं, जिसमें ट्रेमर्स दो तरह के हो सकते हैं। फंक्शनल ट्रेमर्स, जब पेशेंट कोई काम करता है, पानी पी रहा है या खाना खा रहा है तो उसके बाजू या हाथ कांपने लगता है। या रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, जब पेशेंट आराम कर रहा हो तब भी उसके हाथ बाजू कांप रहे होते हैं। या इसके अलावा रिजिडिटी होती है, पट्टों में कड़ाव होते हैं, जिन्हें मोस्ट कॉमन नेक के हमारे पट्टे हैं, लो बैक के मसल्स हैं या हमारे शोल्डर के मसल्स हैं, इनमें कड़ाव और पेन होता है। तीसरी वजह ब्रेडिकाइनेसिया है, स्लो मूवमेंट होती है। पेशेंट कोई भी काम करता है तो स्लो करता है बहुत ज़्यादा। पार्किंसन डिजीज़ जो है प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली जो घर में उसके अटेंडेंट होते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उन्हें इस डिज़ीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं होता। इसके अलावा मरीज़ जब बोलता है तो स्लो बोलता है, स्पीच भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट की गेट डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो चलता है तो उसका पोस्चर स्टूप हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। चलता है तो छोटे छोटे कदम लेता है और स्पीडली चलता है। थोड़ा चलेगा, स्मॉल स्टेप्स लेता है, आगे जाकर रुक जाता है, फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर रुक जाता है, यानी रैपिड स्मॉल स्टेप्स लेता है। इसके अलावा मास्क्ड फेस हो जाता है, फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, कोई खुशी कोई गमी फेस से जाहिर नहीं होती, मास्क्ड फेस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इसके डायग्नोसिस के लिए। मेनली हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स और मोटर असेसमेंट के साथ पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा पार्किंसन को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1 से स्टेज 5। स्टेज 1 माइल्ड होती है और स्टेज 5 जो है वो सीवियर स्टेज होती है। स्टेज 1 में पेशेंट का एक लिम्ब इन्वॉल्व होता है, वो अपर लिम्ब भी हो सकता है, बाजू भी हो सकती है, हाथ भी हो सकती है, या हमारी कोई लेग भी हो सकती है। लेकिन इसमें पेशेंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, पेशेंट अपना काम खुद कर सकता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि पेशेंट के दोनों लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों बाजू इन्वॉल्व होंगे, दोनों टांगें इन्वॉल्व होंगी, ट्रेमर्स इनमें होंगे, रिजिडिटी होगी, लेकिन पेशेंट अपने काम खुद से कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में ये होगा कि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट होगी, मॉडरेट स्टेज होती है ये। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब वो काम करेगा तो उसको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। स्टेज 4 में क्या होता है कि पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है, अगर वो चलना चाहता है तो उसको स्टिक का सहारा लेना पड़ता है या किसी वॉकर या फ्रेम का सहारा लेना पड़ता है। स्टेज 5 में क्या होता है कि पेशेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वो उठ के बैठ भी नहीं सकता, किसी और को उसे उठाना पड़ेगा, ना वो खुद खाना खा सकता है, कोई और उसको खाना खिलाएगा,
पानी तक वो खुद नहीं पी सकता, मतलब बेसिक नीड्स भी पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जो स्टेज है ये वर्स्ट स्टेज होती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रग्स थेरेपी दी जाती है जिसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा लीवोडोपा कार्बिडोपा दी जाती है जो कि डोपामिन बॉडी में रिलीज़ करवाती हैं। इसके अलावा अगर इसकी फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि पेशेंट की बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं। फिज़िकल थेरेपिस्ट इन ट्रेमर्स को रोकने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज और मशीनों का इस्तेमाल करता है। पेशेंट की गेट डिस्टर्ब होती है, यानी वो सही से चल नहीं सकता, उसका पोस्चर ख़राब हो जाता है, तो इसमें पेशेंट की गेट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मरीज़ सही से चल सके। उसके पोस्चर के लिए डिफरेंट पोस्चर ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उसका पोस्चर ठीक हो सके। स्पीच मरीज़ की ख़राब हो जाती है, स्लो स्पीच हो जाती है, इसमें स्पीच थेरेपी करवाई जाती है। इसी तरह पट्टों में रिजिडिटी थी, अकड़ाव था, स्टिफनेस थी, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पेन मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट वर्जिशें करवाई जाती हैं जिससे मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाता है। थैंक यू।